भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक ऐसा मोड़ आया था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इसकी जड़ें पता है कहाँ है? एक ऐसी घटना में जिसके बारे में ज़्यादा लोग जानते ही नहीं। तो चलिए महात्मा गांधी की जिंदगी के उस निर्णायक पल की कहानी को समझते हैं जिसने भारत के भविष्य की दिशा तय कर दी। चलिए शुरुआत खुद गांधी जी के शब्दों से करते हैं। जरा सोचिए, साल था 1942। आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर थी और उस वक्त वो 25 साल पहले यानी 1917 की एक घटना को याद कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये घटना कितनी कितनी ज्यादा अहम रही होगी। देखिए, इतिहास के बड़े बड़े मोड़ ना अक्सर किसी बहुत ही आम इंसान की वजह से आते हैं। इस कहानी का हीरो भी कोई बड़ा नेता नहीं था। वो थे राजकुमार शुक्ल, एक गरीब लेकिन इरादों के पक्के बटाईदार। शुक्ल की हालत बहुत खराब थी। वो चंपारण में जमींदारी सिस्टम के अन्याय से तंग आ चुके थे और मदद मांगने गांधी जी के पास पहुंचे थे। उनकी बस एक ही जिद थी, एक ही गुहार थी कि गांधी जी एक बार, सिर्फ एक बार उनके जिले में आकर अपनी आंखों से सब कुछ देख लें। राजकुमार शुक्ल की लगन देखिए, मतलब कमाल की बात है। वो गांधी जी से एक बार मिलकर वापस नहीं चले गए, नहीं। लखनऊ से लेकर कलकत्ता तक महीनों तक वो एक साए की तरह गांधी जी के पीछे पीछे पूरे देश में घूमते रहे, जब तक कि गांधी जी उनके साथ चंपारण चलने को राजी नहीं हो गए। अच्छा, जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो उन्होंने सीधे सीधे कोई विरोध प्रदर्शन या नारेबाजी शुरू नहीं की। नहीं, उनका तरीका ही अलग था। उन्होंने कहा, सबसे पहले हमें तथ्यों की, मतलब फैक्ट्स की एक एक करके बारीकी से जांच करनी होगी। और असली समस्या की जड़ था ये नील का अनुबंध। ये एक ऐसा पुराना जबरदस्ती का कॉन्ट्रैक्ट था जिसने चंपारण के हजारों किसानों को, आप कह सकते हैं, गुलामी के एक जाल में फंसा रखा था। इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता था। और जैसे ही गांधी जी ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की, अंग्रेज अधिकारी हरकत में आ गए। उन्होंने गांधी जी को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्हें बाहरी आदमी कहा गया, जानकारी देने से मना कर दिया गया, धमकाया गया और फिर सीधे सीधे इलाका छोड़ने का आदेश दे दिया गया। वो चाहते ही नहीं थे कि सच बाहर आए। ये कोई सलाह या मशवरा नहीं था, ये एक सीधा सीधा सरकारी आदेश था। एक पुलिस अफसर ने उन्हें नोटिस थमा दिया, तुरंत चंपारण छोड़ो। अब गांधी जी के सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो अंग्रेजी हुकूमत के आगे झुक जाएं या फिर उसका सामना करें। गांधी जी का जवाब एकदम साफ, सीधा और बेखौफ था। उन्होंने नोटिस की रसीद पर लिखा, मैं इस आदेश की अवज्ञा करूंगा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उस पूरी अंग्रेजी व्यवस्था को एक सीधी चुनौती थी जिसने भारत को जकड़ रखा था। और यहीं से असली टकराव की शुरुआत हुई। इस एक लाइन का नतीजा क्या हुआ? उन्हें अदालत में पेश होने का सरकारी हुक्म मिल गया। पर अंग्रेज अधिकारियों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये कदम क्या गुल खिलाने वाला है। उन्हें स्थानीय लोगों का ऐसा जबरदस्त समर्थन मिला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगली सुबह हजारों किसान अदालत के बाहर जमा हो गए। और सुनिए, ये कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं थी, कोई प्लान्ड रैली नहीं थी, ये लोग अपने आप आए थे। ये वो पल था जब चंपारण के लोगों के दिल से ब्रिटिश हुकूमत का डर निकलना शुरू हो गया था। ये उनकी आज़ादी की पहली सुबह थी। और अदालत के अंदर तो गांधी जी की रणनीति कमाल की थी। उन्होंने कहा, हाँ मैंने कानून तोड़ा है, लेकिन उन्होंने इसे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ और एक बड़े मानवीय कर्तव्य का पालन बताया। उन्होंने अंग्रेज़ों को एक ऐसी नैतिक दुविधा में डाल दिया जिसका उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। और एक और मज़ेदार बात ये हुई कि गांधी जी के इस साहस का असर वहां मौजूद वकीलों पर भी पड़ा। शुरू में तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि भाई अगर गांधी जी जेल चले गए तो हम सब अपना अपना सामान पैक करके घर चले जाएंगे। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा करना तो शर्मनाक होगा, ये तो अपने लोगों को धोखा देने जैसा होगा। और जैसे ही वकीलों ने कहा कि वो भी गांधी जी के साथ जेल जाने को तैयार हैं, गांधी जी ने तुरंत ऐलान कर दिया, चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है। मतलब असली जीत अदालत के फैसले से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों से डर निकलने और एक साथ खड़े हो जाने से हुई थी। लड़ाई तो उसी पल जीत ली गई थी। और आखिर में सरकार को पीछे हटना ही पड़ा। गांधी जी पर से केस वापस ले लिया गया। ये आधुनिक भारत के इतिहास में गांधी जी के सविनय अवज्ञा यानी बिना हिंसा के कानून तोड़ने के तरीके की पहली बहुत बड़ी जीत थी। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कानूनी जीत तो बस शुरुआत थी।
अब अगला और शायद उससे भी बड़ा कदम उस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को तोड़ना था जिसके तहत किसानों से जबरदस्ती पैसा वसूला गया था। अब बारी थी किसानों से लूटे गए पैसे वापस दिलवाने की, और यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो सबको हैरान कर गया। गांधी जी ने 50% पैसे वापस करने की मांग रखी, लेकिन जब जमींदारों ने सिर्फ 25% की पेशकश की तो गांधी जी तुरंत मान गए। सवाल यह है कि क्यों? आधी मांग पर वो क्यों मान गए? आधे से भी कम पैसा वापस मिलना एक बहुत बड़ी जीत कैसे हो सकती है ना? ये सवाल गांधी जी की पूरी रणनीति को समझने के लिए बहुत जरूरी है। और इसका जवाब खुद गांधी जी ने दिया। उन्होंने समझाया कि यहाँ मुद्दा पैसों का था ही नहीं। मुद्दा ये था कि इतिहास में पहली बार जमींदारों को झुकना पड़ा था। उन्हें ना सिर्फ पैसे का एक हिस्सा बल्कि अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा का भी एक हिस्सा छोड़ना पड़ा। और इससे किसानों को ये समझ आया कि उनके भी अधिकार हैं और उनके लिए लड़ने वाले भी हैं। अब हम चंपारण की इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे जरूरी सबक पर आते हैं जो गांधी जी ने सिखाया। अब देखिए, आंदोलन के नेताओं के सामने एक दुविधा आ गई। C.F. एंड्रूज नाम के एक अंग्रेज थे जो भारत की आज़ादी के समर्थक थे। उन्होंने कहा कि मैं यहीं रुककर आप लोगों की मदद करूंगा। अब ये रास्ता बड़ा आसान लग रहा था कि एक अंग्रेज ही अंग्रेजों के खिलाफ हमारी तरफ से लड़ेगा। लेकिन गांधी जी ने इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया। उनका तर्क एकदम साफ था। उन्होंने कहा, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि अपनी लड़ाई जीतने के लिए हमें एक अंग्रेज का सहारा चाहिए, तो ये आपके दिल की कमजोरी दिखाता है। हमारी लड़ाई न्याय की है और इसे जीतने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ खुद पर भरोसा करना होगा। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक था, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। चंपारण की लड़ाई सिर्फ नील की खेती या पैसों की वापसी के लिए नहीं थी। ये भारतीयों को मानसिक गुलामी से निकालकर अपने पैरों पर खड़ा करने की लड़ाई थी। तो देखिए, चंपारण की कहानी सिर्फ एक छोटे से जिले की कहानी नहीं है। ये उस चिंगारी की कहानी है जिसने आगे चलकर पूरे देश में आज़ादी की आग लगा दी। किसानों के अधिकार, आत्मनिर्भरता का सबक और आज़ादी का बड़ा सपना, ये तीनों चीजें यहाँ चंपारण में आकर एक दूसरे से जुड़ गईं। ये वो मोड़ था जिसने सच में सब कुछ बदल दिया।